एक गांव में रमेश नाम का आदमी अपनी पोती सुमन के साथ रहता था। कुछ समय पहले सुमन के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। सुमन एक बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ती थी और उसके दादाजी घर का सारा काम करते थे और घर का काम पूरा करने के बाद दुकान पर मोमोज बेचते थे। उसी से उनका घर चलता था। सुमन की क्लास में आयुषी नाम की एक लड़की पढ़ती थी। उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। आयुषी हमेशा सुमन को परेशान करती रहती थी और हमेशा उसको चिढ़ाती रहती थी। सुमन पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन आयुषी पढ़ाई में बहुत ही गंदी थी। उसको पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। आयुषी, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाया करो। तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो। तुम सुमन से कुछ सीखो। वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है और तो और इसके माता पिता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। ठीक है मैम, मैं आगे से पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगी। आयुषी के ऊपर क्लास के सारे बच्चे हंस रहे थे। आज इस मोमोज वाली की वजह से मुझे पूरी क्लास में शर्मिंदा होना पड़ रहा है। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन सुमन स्कूल आती है। आयुषी अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लास के रास्ते में खड़ी हुई थी। जब सुमन अपनी क्लास में जा रही थी तो आयुषी उसको धक्का मारकर गिरा देती है। तुम पागल हो क्या? तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? मैं तुम्हारी शिकायत टीचर से करूंगी। अरे जा जा, मैंने तुझे कोई धक्का वक्का नहीं दिया, तो खुद गिरी है, समझी? तुम सब बताओ, क्या मैंने इस मोमोज वाले को धक्का मारा है? नहीं, तुमने धक्का नहीं मारा, ये अपने आप गिरी है। सुन लिया तूने, मैंने तुझे धक्का नहीं मारा। अब तू जिसे चाहे उसे बता सकती है। तेरी बात का कोई भी विश्वास नहीं करेगा। इसके बाद सभी बच्चे सुमन पर हंसने लगते हैं। सुमन को बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसे क्या देख रही है मुझे? खाएगी क्या? सुमन बहुत गुस्से में थी, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। अकड़ देखो इस मोमोज वाले की, इसकी अकड़ निकालनी होगी। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें इसकी अकड़ निकालनी होगी। मैंने भी इसको जमीन पर लाकर नहीं पटका तो मेरा नाम भी आयुषी नहीं। कुछ दिनों बाद आयुषी का जन्मदिन था। उसके जन्मदिन पर हमेशा बहुत अच्छे से सजावट होती थी और इस जन्मदिन पर भी ऐसा ही था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आयुषी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू मम्मी पापा। बेटी, आज हमने शहर की सबसे बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। हर कोई उस पार्टी को देखता रह जाएगा। तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी बुला सकती हो। इसके बाद आयुषी अपने स्कूल जाती है। सभी सुनो, आज मेरे पिता ने शहर की सबसे बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। और सुन मोमोज वाली, तुम भी आ जाना। ठीक है आयुषी, मैं जरूर आऊंगी। और हाँ, थोड़े अच्छे कपड़े पहन कर आना। अपनी इज्जत का नहीं, लेकिन मेरी इज्जत का ख्याल रखना। शाम को सुमन तैयार होकर आयुषी के घर जाती है। अरे वाह, मैंने ऐसी पार्टी आज तक नहीं देखी। क्यों सुमन, आंखें फटी की फटी रह गई ना? ऐसी पार्टी तो तूने अपनी जिंदगी में तो क्या कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। अगर तुम अब आ ही गई हो तो अच्छे से खाना खा कर ही जाना। और हाँ, जो तुम ये गिफ्ट लेकर आई हो उसे बाहर डस्टबिन में फेंक देना। मुझे तुम जैसे गरीबों से गिफ्ट लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना कहकर आयुषी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद केक काटा जाता है। आयुषी केक लेकर सुमन के पास आती है। सुमन, ये लो केक। सुमन केक लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती है कि तभी आयुषी उस केक को जानबूझकर नीचे गिरा देती है और वो केक कुत्ता खाने लग जाता है। ओह शिट, ये केक तो नीचे गिर गया। एक काम करो, तुम इस केक को जल्दी से साफ करो। आयुषी, मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुत्तों से भी गई गुजरी हूँ। सुन सुमन, ज्यादा भाषण मत दे। आज मेरा जन्मदिन है। तुम मुझे अपने जन्मदिन पर एक टॉफी तक नहीं खिलाती और तुम मुझसे उम्मीद करती है कि मैं तेरे को केक खिलाऊंगी, और वो भी इतना महंगा केक। चुपचाप यहाँ से चली जा, भिखारिन कहीं की। देख लेना, मैं अपने जन्मदिन पर तुझसे अच्छा और महंगा केक लेकर आऊंगी, और तू भी मेरे जन्मदिन पर जरूर आना। केक तो दूर, तेरे घर में पेस्ट्री भी आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। गुस्से में सुमन अपने घर चली जाती है। क्या बात है बेटी, तू उदास क्यों है? दादाजी, सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं और कुछ दिनों बाद मेरा भी जन्मदिन है। क्या आप मुझे एक बड़ा सा केक और नई ड्रेस ला कर दोगे? मैं भी अपने दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरे दादाजी भी किसी से कम नहीं है। आप मेरे लिए केक और ड्रेस लेकर आएंगे ना दादाजी?
बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो बिटिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा और सुंदर केक लेकर आऊंगा। सुमन का भी जन्मदिन आ जाता है। आज सुमन का जन्मदिन था। ए मोमोज वाली, आज तो तेरा जन्मदिन है ना? और तुझे अपनी शर्त तो याद है ना? हाँ, मुझे सब कुछ याद है। आज मेरे दादाजी को बहुत बड़ा मोमोज का ऑर्डर मिला है। मोमोज को बेचकर मेरे दादाजी बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे और उन पैसों से मेरे लिए एक बहुत अच्छा और बड़ा केक आएगा। शाम को तुम भी आना और केक खा कर जाना। सुमन के दादा मोमोज का ऑर्डर पूरा कर लेते हैं और उन्हें बेचने के लिए निकल जाते हैं। मोमोज खरीदने वाला इंसान आयुषी का पिता ही था। अरे पिताजी, क्या आपने मोमोज को ऑर्डर दिया है? आप एक काम करो, उस ऑर्डर को कैंसिल कर दो। आयुषी के पिता आयुषी की बात मान जाते हैं। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर बाद सुमन के दादाजी आयुषी के घर पहुंच जाते हैं। ये लीजिए भाई साहब, आपके गर्मा गर्म मोमोज। अब मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। अरे जा भाई जा, अपने घटिया क्वालिटी के मोमोज यहाँ लेकर मत आ। मैं अच्छे और फेमस रेस्टोरेंट के मोमोज खाता हूँ। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। आज मेरी पोती का जन्मदिन है, मुझे उसके लिए केक और ड्रेस लेकर जाना है। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही है। कुछ तो रहम करो मालिक। अरे जा, मुझे तेरे मोमोज नहीं खरीदने, नहीं तो चौकीदार को बुलाकर तेरी बहुत पिटाई करवाऊंगा। बेचारा रमेश अपनी मोमोज की टोकरी उठाकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं अपनी पोती की इच्छा कैसे पूरी करूंगा? एक काम करता हूँ, गली गली जाकर अपने मोमोज बेचता हूँ। मोमोज ले लो, गर्मा गर्म ताजे ताजे मोमोज ले लो। थोड़ी देर बाद अचानक से बारिश हो जाती है। बारिश के कारण रमेश के सारे मोमोज भीग जाते हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे सारे मोमोज भीग गए। क्या मुंह लेकर अपनी बेटी के सामने जाऊंगा मैं? रमेश वहाँ बैठकर जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक चटोरी परी प्रकट हो जाती है। अरे अंकल, आपके मोमोज में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अंकल, आप एक काम करो, आप सारे मोमोज मुझे दे दो। लेकिन परी जी, ये सारे मोमोज तो खराब हो चुके हैं, अब ये खाने लायक नहीं रहे। अरे कोई बात नहीं, मेरे परीलोक में माइक्रोवेव रखा है, मैं फटाफट से इन मोमोज को ले जाकर माइक्रोवेव में गर्म कर लूंगी। परी के इतना कहने पर रमेश अपने सारे मोमोज परी को दे देता है। अंकल, आप यहाँ पर उदास क्यों बैठे हुए थे? सब ठीक तो है ना? इसके बाद रमेश परी को सारी बात बताता है। बहुत समय पहले की बात है। एक परी लोक में सभी परियां हंसी खुशी रहा करती थी। उसी परी लोक में वर्तिका परी नाम की भी एक परी रहती थी। वर्तिका परी दिखने में सुंदर थी, साथ ही साथ उसकी बुद्धि भी बहुत तेज थी। वो बाकी परियों से बहुत ज्यादा समझदार थी, परंतु इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद भी बहुत सारी परियां वर्तिका परी का मजाक बनाया करती थी और इसका केवल एक ही कारण था और वो था वर्तिका परी का नाटापन। वर्तिका परी बचपन से ही नाटी थी। एक बीमारी के कारण उसकी हाइट रुक गई थी, लेकिन वर्तिका परी ने इसे कभी अपनी जिंदगी में बाधा नहीं बनने दिया और हमेशा नई चीजें सीखती रही। इसलिए वो परी लोक की कुछ सबसे बुद्धिमान परियों में से एक थी। परंतु लेकिन सारी खूबियां होने पर भी वर्तिका परी की साथी परियां उसका मजाक बनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही एक दिन परी लोक के एक बगीचे में कुछ परियां आपस में बातें कर रही होती हैं। देखो, ये हील वाली सैंडल मेरे पैरों पर कितनी अच्छी लग रही है ना? ये मेरी माँ ने मुझे ला कर दी है। वो किसी काम से पृथ्वी लोक पर गई थी, वहाँ पर उन्हें ये पसंद आ गई, इसलिए वो मेरे लिए लेकर आ गई। सच में प्रेरणा परी, ये हील वाली सैंडल तो सच में तुम पर बहुत सुंदर लग रही है। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारी माँ कुछ चुनिंदा परियों में से एक है जो पृथ्वी लोक पर जा सकती है और इस वजह से तुम्हें पृथ्वी लोक से लाई हुई चीजों का आनंद भी मिलता रहता है, वरना बाकी परियों का नसीब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, मैं तो हूँ ही सबसे अलग। वो लोग ये सब बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वर्तिका परी आ जाती है। वो देखती है कि प्रेरणा परी के आसपास काफी परियों ने घेरा बना रखा है, इसलिए वर्तिका परी भी वहाँ पर जाती है। क्या हुआ? तुम लोगों ने यहाँ घेरा क्यों बना रखा है? सब ठीक तो है ना? अरे वर्तिका परी, इधर आओ जल्दी। देखो, प्रेरणा परी की माँ ने उसे पृथ्वी लोक से बहुत ही सुंदर हील वाली सैंडल ला कर दी है। ऐसी सैंडल पूरे परीलोक में किसी के पास नहीं है। वर्तिका परी उस सैंडल को देखती है और कहती है,
सच में ये हील वाली सैंडल तो बहुत खूबसूरत है। वर्तिका परी की ये बात सुनकर प्रेरणा हंसते हुए कहती है, मैं जानती हूँ मन ही मन तुम ये सोच रही होगी कि काश ये हील वाली सैंडल मेरे पास होती। ये तुम क्या कह रही हो? अब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। यहाँ हर कोई जानता है कि तुम्हें तुम्हारी हाइट को लेकर कितना कुछ सुनने को मिलता है और तुम चाहती हो कि तुम्हारी हाइट बढ़ जाए, इसलिए तुम मेरी हील को देखकर इतनी खुश हो रही हो। लेकिन भूल जाओ, ये हील वाली सैंडल तुम्हारे नसीब में नहीं है। तुम तो जिंदगी भर ऐसे छोटे कद के साथ ही घूमती रहोगी। वर्तिका परी कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, परंतु वो जानती थी कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो अपनी समझदारी दिखाकर वहाँ से चली जाती है। समय इसी तरह बीत रहा होता है। तभी एक दिन रानी परी परीलोक के सभी परियों को अपने राजमहल में बुलाती है। वर्तिका परी भी वहाँ जाती है। मैं जानती हूँ आप सभी के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि मैंने आप सभी को अचानक यहाँ क्यों बुलाया। रानी परी, आपने यहाँ बुलाया है तो जरूर कोई कारण ही होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मेरे वंश का कोई वारिस भी नहीं है और अब मैं अपनी जिम्मेदारियों को एक जिम्मेदार कंधे पर देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आप सभी को यहाँ बुलाया है। लेकिन रानी परी, आप इतनी सारी परियों में से भविष्य की रानी परी कैसे चुनेंगी? तुमने बिल्कुल अच्छा सवाल किया वर्तिका परी। मैं जानती हूँ इतनी सारी परियों में से किसी एक परी को चुनना मुश्किल है, क्योंकि रानी परी बनना आसान नहीं है। रानी परी बनने के लिए एक परी के अंदर दया भाव, ईमानदारी, समझदारी और बुद्धिमत्ता का मिलन होना चाहिए। इसलिए मैंने आप सभी के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया है। किस तरह की परीक्षा रानी परी? राजमहल के पीछे मैंने एक द्वार लगवाया है। वो द्वार सीधा एक जादुई दुनिया में खुलता है। जैसे ही आप लोग उस द्वार के अंदर प्रवेश करेंगे, आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। अब परीक्षा क्या है और किस तरह की है, वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। वो आप लोगों को अंदर जाकर ही पता चलेगा। अब जिसे भी लगता है कि वो रानी परी बनने के काबिल है, वो उस द्वार से अंदर जा सकता है। प्रेरणा रानी परी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और फिर बहुत सारी परियां उन जादुई दरवाजे के पास जाने लगती हैं। तभी प्रेरणा परी देखती है कि वर्तिका परी भी उस दरवाजे के पास जा रही है। तभी प्रेरणा वर्तिका परी के पास जाती है और कहती है, अच्छा तो तुम भी रानी परी बनना चाहती हो? वैसे ये ख्याल छोड़ दो, तुमने अपनी हाइट देखी है? तुम तो किसी बच्चे से कम नहीं लगती। तुम क्या रानी परी बनोगी? रानी परी दिखने में आकर्षक होनी चाहिए, पर तुम्हारी हाइट की वजह से तो तुम भद्दी लगती हो। वर्तिका परी प्रेरणा के मुंह नहीं लगना चाहती थी, इसलिए वो बिना कुछ बोले उस जादुई दरवाजे के अंदर चली जाती है। सभी परियां जब उस दरवाजे के अंदर जाती हैं, तो वो देखती हैं कि अंदर की दुनिया बिल्कुल किसी जंगल जैसी है। वो लोग आगे बढ़ने ही वाले होते हैं कि तभी उन सभी के सामने एक जिन्न प्रकट हो जाता है और कहता है, आप सभी परियों का यहाँ पर स्वागत है। मैं आपकी पहली परीक्षा लूंगा और इस परीक्षा में मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न करूँगा। आप लोगों को मेरे प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, हम तैयार हैं। मेरा पहला प्रश्न ये है कि मान लीजिए आप एक ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहाँ पर सूखा पड़ चुका है। लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हर कोई दाने दाने को मोहताज है और आपकी भी यही हालत है। लेकिन तभी आपको कहीं से 2 रोटी मिल जाती है। आप उसे खाने ही वाले होते हैं कि तभी 2 भूखे बच्चे आपके सामने आ जाते हैं। आप इस स्थिति में क्या करेंगे? मैं पहले इसका उत्तर दूंगी। ठीक है। मैं वो दोनों रोटी खा लूंगी, क्योंकि लोगों की मदद करने के लिए रानी परी का जिंदा होना जरूरी है। इसी तरह सभी परियां प्रेरणा परी के उत्तर जैसा ही उत्तर देती हैं, परंतु उन सभी से हटकर वर्तिका परी कहती है, अगर मैं कभी ऐसी स्थिति में फंस गई तो मैं एक रोटी उन दोनों बच्चों को दे दूंगी और एक रोटी मैं रख लूंगी। इस स्थिति में मैं खुद को भी जिंदा रख पाऊंगी और उन बच्चों की भी मदद हो जाएगी। आप लोगों का दूसरा प्रश्न ये है कि मान लीजिए परीलोक पर किसी राक्षस ने हमला कर दिया है, लेकिन आपके पास ना तो जादुई छड़ी है और ना ही कोई जादुई शक्ति। अब बताइए आप उस राक्षस का सामना कैसे करेंगी? जैसा कि सभी जानते हैं कि इस दुनिया में कई सारे परीलोक हैं। मैं उन सभी परीलोक की परियों को इकट्ठा करने की कोशिश करूंगी और उसके बाद उस राक्षस पर हमला कर दूंगी।
अगर उस राक्षस ने हमारे परीलोक पर हमला कर दिया है, इसका मतलब ये है कि परीलोक से निकलना मुश्किल है और दूसरे परीलोक से मदद लेना तो और भी मुश्किल है। इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि किसी तरह उस राक्षस की कमजोरी का पता लगाऊं, क्योंकि हर राक्षस की कोई न कोई कमजोरी होती है। जैसे ही मुझे उसकी कमजोरी का पता चल जाएगा, मैं उस पर हमला कर दूंगी। आप लोगों की पहली परीक्षा पूरी हुई, अब आप लोग आगे जा सकते हैं। वो लोग आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें हिरण का एक झुंड दिखाई देता है जो तेजी से भाग रहा होता है। तभी उस झुंड में से एक छोटा सा हिरन गिर जाता है और उसके पैर पर चोट लग जाती है। वर्तिका परी जल्दी से भागकर उस हिरन के पास जाती है। अरे, इसके पैर में तो काफी चोट लगी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हमारे पास अभी समय नहीं है, हमें रानी परी की दी हुई सारी परीक्षाएं पार करनी है। प्रेरणा और सभी परियां वहां से चली जाती हैं, परंतु वर्तिका परी वहां बैठकर आराम से उस हिरन की चोट पर लेप लगाती है और उस पर पट्टी करती है और फिर कुछ देर उसे दुलार करके आगे बढ़ जाती है। सभी परियां आगे बढ़ रही होती हैं कि तभी कुछ दूरी पर उन लोगों को एक सूखा जंगल दिखाई देता है। अभी तक जो हमें जंगल दिखाई दे रहे थे वो सारे हरे भरे थे, ये जंगल सूखा हुआ क्यों है? शायद यहाँ कुछ गड़बड़ है। हमें अपनी समझदारी का प्रयोग करना चाहिए और यहाँ नहीं जाना चाहिए। हम उस तरफ चलते हैं। प्रेरणा की बात मानकर सभी परियां प्रेरणा के साथ चली जाती हैं, परंतु वर्तिका परी उस सूखे जंगल में जाती है और उन पेड़ों को छूकर देखती है और उसे महसूस होता है कि उन पेड़ों को पानी की जरूरत है। ये पानी के लिए तड़प रहे हैं। मैं आप सभी की आवाज सुन सकती हूँ। आप सभी को प्यास लगी है, आप सभी को पानी की जरूरत है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूँगी। इसके बाद वर्तिका परी उन सभी पेड़ों को पानी देने में लग जाती है और फिर कुछ ही देर में उन्हें पानी देकर वापस से सभी परियों के साथ मिल जाती है। इसी तरह वो लोग कई सारी परीक्षाओं का सामना करके वापस परी लोक आ जाते हैं। मुझे खुशी है कि इतनी सारी परियों ने रानी परी बनने के लिए परीक्षा देने का सोचा और मुझे ये कहते हुए और भी ज्यादा खुशी हो रही है कि मुझे इस परी लोक के भविष्य की रानी परी मिल चुकी है। प्रेरणा ये सब सुनकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो जानती थी कि वो सभी परियों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत है और उसे खुद पर इतना ज्यादा विश्वास था कि उसने सभी प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। इसलिए वो सभी परियों के बीच से उठकर कहती है, रानी परी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपने मुझे ही चुना है और आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी ही तरह इस परी लोक को अच्छे से चलाऊंगी। मेरी पूरी बात सुन लीजिए प्रेरणा परी। मैंने जिसे भविष्य की रानी परी के लिए चुना है वो आप नहीं है, बल्कि वो वर्तिका परी है। रानी परी की बात सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये नाटी परी रानी परी कैसे बन सकती है? रानी परी का ओहदा किसी बच्चों की गुड़िया जैसा नहीं है जिसे दिखने में खूबसूरत और आकर्षक होना चाहिए। रानी परी को ईमानदार, जिम्मेदार और बुद्धिमान होना चाहिए और मुझे ये सभी गुण वर्तिका परी में साफ साफ दिखाई दिए हैं। अपने भोजन में से किसी दूसरों को भोजन दे देना, अपना महत्वपूर्ण काम छोड़कर किसी घायल की मदद करना और किसी प्यासे को पानी पिलाना, ये सब गुण वर्तिका परी के अंदर है। इसलिए आज मैं ये घोषणा करती हूँ कि मेरे बाद इस परी लोक की अगली रानी परी वर्तिका परी होगी। रानी परी की बात सभी को सही लगती है, इसलिए सभी वर्तिका परी के नाम के जयकारे लगाने लग जाते हैं। प्रेरणा परी जल भुनकर वहाँ से चली जाती है और आखिरकार वर्तिका परी को उसकी मेहनत, अच्छाई और सच्चाई का फल मिल जाता है। गरीब का जादुई लकड़ी का पंखा। एक बार की बात है, रामनगर गांव में रघुवीर नाम का आदमी अपनी पत्नी सीमा और अपने बेटे आशीष के साथ रहता था। रघुवीर लकड़ियों से मेज कुर्सी बनाने का काम करता था। उसकी इतनी ही कमाई हो पाती थी जिससे उसके परिवार का गुजारा हो जाता था। रघुवीर तेज गर्मी के मौसम में जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उससे मेज और कुर्सी बनाकर बेचता। एक दिन एक ग्राहक आता है और रघुवीर से कहता है, भैया ये कुर्सी कितने की है? ये कुर्सी 100 रुपए की है। अरे भैया 50 रुपए लगाओ। नहीं, 50 रुपए में नहीं हो पाएगा। भैया 50 रुपए में देना है तो बोलो, वरना मैं जा रहा हूँ। अच्छा चलो ले लो। भोला भाला रघुवीर ज्यादा किसी से मोल भाव नहीं करता था। उसे जितना मिलता वो उसी में ही खुश रहता। उसकी जो भी कमाई होती वो घर आकर अपनी पत्नी सीमा को दे देता। एक दिन रघुवीर काम करके थका हुआ घर आता है और अपनी पत्नी सीमा से कहता है,
सीमा, कहाँ हो? एक गिलास पानी पिलाओ जल्दी, बहुत गर्मी है, मेरी तो हालत खराब हो गई है। आ रही हूँ। ये लीजिए पानी, आज आप बहुत थक गए हैं। हाँ, आज मैं बहुत थक गया हूँ। आज बहुत ज्यादा ही गर्मी है, इस गर्मी ने तो हालत खराब कर दी है। तभी रघुवीर का बेटा आशीष उधर आता है और अपने पिता रघुवीर से कहता है, पिताजी, गर्मी की वजह से मैं सही से सो नहीं पा रहा हूँ, जिस वजह से मुझे मेरी पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। पिताजी, एक पंखा खरीद लीजिए, मुझसे अब गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। सुनिए जी, आशीष इतना कह रहा है तो एक पंखा ला दीजिए ना। कहाँ से ला दूं पंखा सीमा? तुम तो जानती ही हो हमारी हालत। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक पंखा खरीद सकूं और बिजली का बिल भर सकूं। गर्मियों में रात काटना उन तीनों के लिए मुश्किल हो जाता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आशीष जब स्कूल से घर आ रहा था तो गर्मी के कारण वो रास्ते में गिरकर बेहोश हो जाता है। आसपास के लोग उसे उठाकर उसके घर पहुंचा देते हैं। रघुवीर जल्दी से जाकर वैद्य जी को बुला कर लाता है। वैद्य जी जब आशीष को चेक करते हैं तो वो रघुवीर से कहते हैं, लू लगने के कारण ये बेहोश हो गया था। मैंने जो दवाई दी है इसे समय पर दे देना और ठंडे पानी से इसकी पट्टी करते रहना, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वैद्य जी वहाँ से चले जाते हैं। सीमा रघुवीर से कहती है, देखिए जी, आप कुछ भी करिए लेकिन आशीष के लिए एक पंखा ले आइए। मैं इसे गर्मी में ऐसा तड़पता हुआ नहीं देख सकती हूँ। एक ही तो बेटा है हमारा जो इतनी मिन्नतों के बाद हुआ है, इसके लिए हम इतना भी नहीं कर सकते क्या? अच्छा ठीक है, कल मैं सेठ धनपत के दुकान पर जाकर पंखे का रेट पता करता हूँ। अगले दिन रघुवीर धनपत के इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर जाता है और उससे कहता है, सेठ जी, मुझे एक पंखा चाहिए। कितने का है पंखा? 1000 का है पंखा। 1000? लेकिन इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। दरअसल मुझे पंखा किस्तों में चाहिए था। मैं हर महीने थोड़े थोड़े करके आपको पैसे दे दिया करूँगा। चल भाग यहाँ से, भिखारी कहीं का। मैं किस्तों में कोई भी सामान नहीं देता। पैसे दो और सामान लेकर जाओ। चल अब जाओ यहाँ से। बेचारा रघुवीर उदास होते हुए धनपत की दुकान से चला जाता है। चलते चलते वो एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाता है और खुद को कोसने लगता है। न जाने मैं कैसा भागा बाप हूँ। मैं अपने बेटे की इतनी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता। तभी अचानक रघुवीर को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज एक पेड़ की होती है। वो पेड़ रघुवीर से कहता है, उदास मत हो रघुवीर, तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, तुम चिंता मत करो। पेड़ की आवाज सुनकर रघुवीर चौंक जाता है और रघुवीर पेड़ से कहता है, कौन हो तुम और तुम बोल कैसे सकते हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं हर नेक दिल इंसान की मदद करता हूँ। तुम मेरे पेड़ से लकड़ियाँ ले जाओ। पेड़ इतना कहता है और लकड़ियाँ रघुवीर के आगे आ जाती हैं और फिर से पेड़ रघुवीर से कहता है, इन लकड़ियों को काटकर पंखे का आकार दे देना और इसे अपने कमरे की छत पर लगा देना। ये तुम्हें एसी से भी अच्छी ठंडी हवा देगा और ये कभी भी खराब नहीं होगा। इसे चलाने के लिए तुम्हें बिजली की भी कोई जरूरत नहीं होगी और पंखे को चालू बंद करने के लिए तुम्हें ये कहना होगा कि ए मेरे जादुई पंखे, दिखा दे तू अपना कमाल और कर दे मुझे माला माल। इतना कहते ही पंखा चालू और बंद हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी समस्या को हल किया। रघुवीर इतना कहने के बाद खुशी खुशी वो जादुई पेड़ की लकड़ियों को उठाकर अपने सर पर रखकर घर चला जाता है। सीमा जब रघुवीर को देखती है कि वो लकड़ी लेकर आया है तो वो रघुवीर से कहती है, ये क्या, आप फिर से लकड़ियाँ उठा लाए? आप तो पंखा लेने गए थे। सुबह से आशीष आस लगाए बैठा है कि आज आप पंखा लेकर आएंगे। रघुवीर सीमा को सारी बात बताता है। सीमा उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है, सच में ये जादुई पेड़ की लकड़ियाँ हैं? हाँ सच में ये जादुई पेड़ की लकड़ियाँ हैं। इसके बाद रघुवीर जादुई पेड़ की लकड़ियों से पंखा बनाता है और वो उसे अपने घर की छत पर टांग देता है और बोलता है, ए मेरे जादुई पंखे, दिखा दे अपना कमाल और कर दे हमें माला माल। इतना कहते ही पंखा ठंडी ठंडी हवा के साथ साथ पैसों की बारिश करने लगता है। ये देखकर सीमा बोलती है, ये तो चमत्कार हो गया, ये पंखा सच में जादुई है।
पापा, मुझे ये ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही है। ये तो मुखिया जी के घर के एसी से भी ज्यादा ठंडी हवा दे रहा है। सही कहा बेटा तूने। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं उत्तराखंड की पहाड़ियों पर पहुंच गई हूँ। सच में बहुत मजा आ रहा है। इस पंखे की सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसको जितना मर्जी उतना चलाओ, ना इसका कभी बिल आएगा और ना ही ये कभी खराब होगा। रघुवीर और उसका परिवार ठंडी ठंडी हवा खाकर बहुत खुश थे। साथ ही ढेरों रुपए पाकर उनकी जिंदगी के बुरे दिन खत्म हो जाते हैं और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।